अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको गिलगित से खुशामदीद कहेंगे। इतवार के रोज़ 15 तारीख को गिलगित बल्तिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये तीसरा आम इंतखाब है। हम इस वक्त गिलगित असेंबली के सामने मौजूद हैं। ये 33 रुकनी ऐवान है। इस ऐवान में 24 नशस्तों पर आम इंतखाब होना है, लेकिन 23 पर होने जा रहा है। एक उम्मीदवार के इंतकाल के बायस वहाँ इंतखाब चंद दिन बाद होगा। अब आपको ये बता दें कि करीबन 330 उम्मीदवार इस इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं। 14 सियासी जमातें हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार भरपूर अंदाज में शिरकत कर रहे हैं। हम इस हफ्ते अपने तमाम प्रोग्राम गिलगित बल्तिस्तान से कर रहे हैं। हमारा फोकस रहेगा कि गिलगित बल्तिस्तान में लोग क्या सोच रहे हैं। मरकजी कायदीन से हम बात करेंगे, वो क्या एजेंडा लेकर आए हैं। भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई है, जलसों में नारे लगाए गए हैं, वादे किए गए हैं, ख्वाब दिखाए गए हैं। देखना यह है कि जो इंतखाबी उम्मीदवार मैदान में है वो वोटर को अपनी तरफ खींच सकेंगे। नहीं, वोटर क्या सोच रहा है, उस वोटर का सबसे बड़ा मसला क्या है, उसके ख्याल में वो मसला कौन हल कर सकता है, वो किससे मुतासिर हुआ है, किसकी बात उसकी समझ में नहीं आ सकी है। साथ ही साथ ये भी कि यहाँ पर ये जो माहौल इंतखाबी बनाया गया है, इस सियासी दंगल का नतीजा क्या निकलेगा। एक आम राय रही है, मरकज़ में जो हुकूमत होती है वोटर भी वहीं खड़ा होता है, इंतखाब में लड़ने वाले भी कोशिश करते हैं कि उसके आसपास करीब रहें ताकि इस ऐवान का हिस्सा बन सकें, क्योंकि डेवलपमेंट चाहते हैं यहाँ पर लोग और फोकस रखते हैं इस बात के ऊपर कि जो डेवलपमेंट लाएगा वो उसके साथ खड़े होंगे। देखना यह है कि जो भरपूर सियासी सरगर्मी की गई है, क्या वो इस बार के इंतखाब के नताइज को मुतासिर कर सकती है। क्या ये सियासी जलसे, नारे और अपोजिशन का जोर ट्रांसलेट होगा इतवार की रोज़ शाम को किसी और अंदाज में। इस मुतालिक आपको आगाह करते रहेंगे। आप हमारे प्रोग्राम्स के साथ रहिएगा। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाब को लेकर हर एक्टिविटी से आपको आगाह रखेंगे। मुल्क की सियासत में हर गुजरते दिन के साथ दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है और ऐसे में मरकज़ी सियासी जमातों की जानिब से गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम में इस बढ़ते दर्जा हरारत की शिद्दत को खूब बढ़ाया जा रहा है अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम के ज़रिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो यहाँ पर मौजूद हैं। जुमे की रात 12 बजे इस इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म होने जा रहा है। भरपूर अंदाज में गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम को इस बार चलाया गया है। भरपूर सियासी जलसे यहाँ पर किए गए हैं। देखना यह है कि क्या जो बातें, जो नारे यहाँ लगाए गए हैं, मुल्क की सियासत में जो दर्जा हरारत है वो गिलगित बल्तिस्तान के नताइज पर कितना असर डालता है। ये टेस्ट केस बनेगा इन सियासी जमातों और PDM के इत्तेहाद के लिए। हम यहाँ पर बात करेंगे जो गिलगित बल्तिस्तान में लोग मौजूद हैं, जो उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। मगर सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ साहिबा से, जिन्होंने इंतखाबी मुहिम के आखिर पर बिलावल भुट्टो से एक मुलाकात भी रखी, उन्हें चाय पर दावत दी। कुछ अहम मामलात पर बातचीत उनकी रही है। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस सियासी दर्जा हरारत को वो किस तरफ जाते देखती हैं, नतीजा क्या रहेगा और उनकी अपनी कितनी भरपूर तैयारी है। मरियम नवाज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। भरपूर तौर पर आपने इंतखाबी मुहिम चलाई है गिलगित बल्तिस्तान में और इख्तिताम पर आकर बिलावल भुट्टो साहब से आपकी मुलाकात रही। क्या तय किया गया इस मुलाकात में? आयशा, तय तो कुछ नहीं हुआ और ये एक मुलाकात कोई ख़ास मकसद के लिए हुई भी नहीं थी, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब और मैं एक ही होटल में ठहरे हुए हैं और एक ही फ्लोर पर ठहरे हुए हैं। हमारी मुलाकात पहले इसलिए नहीं हो सकी कि मैं अपनी कैंपेन ट्रेल में थी और वो आई थिंक हुंजा गए हुए थे और वो कुछ दिन बाद आए। तो जब वो कल आए और मैं भी कल अपनी कैंपेन ख़त्म करके जब मैं घर आई, होटल आई, तो मैंने उनको फिर चाय पे इनवाइट किया था। क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो मैंने सोचा कि वो यहाँ पर हैं तो मैं उनको चाय पे इनवाइट करूँ। किसी ख़ास मकसद के लिए वो मुलाकात नहीं हुई थी, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई और उसमें गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे भी बात हुई, प्री पोल रिगिंग पे भी बात हुई, जो लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी गई उस पर भी बात हुई और PDM पे भी बात हुई, नैरेटिव्स पे भी बात हुई। तो आगाज़ कर लेते हैं PDM से ही। आप मेहमान बनी थी कराची में जाके, उसके बाद होने वाला वाक़या, फिर आने वाली रिपोर्ट बिलावल साहब की जानिब से। क्या बिलावल साहब PDM का पूरा प्लेटफॉर्म इस रिपोर्ट को यकमुश्त मुस्तरद करता है, रिजेक्ट करता है जो आप लोग कह रहे हैं, या मुतमईन हो गए हैं? देखिए, बिलावल साहब का या पीपल्स पार्टी का इस पे जो मौक़िफ़ है वो तो वही बता सकते हैं। मैं आपको अपना मौक़िफ़ बता सकती हूँ, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बता सकती हूँ और अपना ज़ाती मौक़िफ़ बता सकती हूँ। और मियाँ साहब का मौक़िफ़ तो आपके सामने है, आपने उनकी ट्वीट पढ़ ली। बिल्कुल। दो उनकी आवाज़ पे पाबंदी है, लेकिन छुप छुप के सब उनकी ट्वीट्स भी पढ़ते हैं, आवाज़ भी सुनते हैं और उनकी जो आवाज़ जो नहीं खोली जा रही, बंद है, लेकिन सबके ज़हनों में, दिमागों में, कानों में सिर्फ उन्हीं की नैरेटिव गूंज रहा है और ये हुकूमत और सब
सिलेक्टेड और सेलेक्टर्स सब मिल के उन्हीं के बयानिए को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, छुप छुप के सुनते हैं उनकी सारी बात। तो मैं तो आपको अपना मौक़िफ़ बता सकती हूँ। मगर कल की मुलाकात में कुछ तो आपने कोई अपना तहफ़्फ़ुज़ या ख़दशा या मियां नवाज़ शरीफ की बात के नहीं सिंध हुकूमत को कुछ इसको देखना चाहिए, सोचना चाहिए, हम मुतमईन नहीं हो? नहीं, इस पर मैंने उनको नहीं कहा। कोई बात नहीं। उन्होंने कुछ बातें मुझसे शेयर की थी, मैंने भी उनसे कुछ बातें शेयर की, लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड है। अच्छा चलें, अभी आप जब अपनी, लेकिन अच्छी बात ये है आयशा कि हर जमात का अपना मौक़िफ़ है। PDM में 11 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, सबके अपने मौक़िफ़ हैं और जमहूरियत है, सबका अपना अपना स्टांस है। लेकिन 3-4 बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर PDM का जो कंसेंसस है और कोई भी जमात उससे हटने को तैयार नहीं। डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं, क्योंकि जिनके पास परफॉर्मेंस नहीं है, जिनके पास अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है, जिनके पास अपनी कोई सियासत नहीं है, जो सियासी लावारिस हैं, सियासी यतीम हैं, उनकी एक ही चीज़ के ऊपर पूरी अब डिपेंडेंस है और वो ये है कि कहीं PDM में कहीं कोई क्रैक नज़र आए और हम कहें कि जी ओ हो ये तो, वो इस चीज़ के ऊपर तकिया करके बैठे हुए। मुझे तरस आता है उन लोगों के ऊपर कि छोटी छोटी बातों पे कि जी वहाँ पर मियाँ साहब की तकरीर नहीं हुई तो इसलिए कि PDM ने नहीं चाहा कि उनकी तकरीर हो। मौलाना साहब ने परसों आके हर चीज़ वाजे कर दी, इसके ऊपर PDM का कंसेंसस है और जो इससे उम्मीद बांध के बैठे हुए हैं इंशाल्लाह उनको मायूसी होगी। ये जो आपने क्रैक्स की बात की, ये वाकई जब हम सहाफ़ती हलकों में कहीं बात होती है तो ये इसको नोटिस किया जाता है कि कहीं ना कहीं ये PDM कितनी जुड़ी हुई है और कहाँ कहाँ से इसके अंदर वो सुराख हो सकते हैं कि कुछ निकले। इसकी आयशा ज़रूरत क्यों पेश आती है? आपके पास और कोई काम नहीं है करने के लिए? पॉलिटिकल बहुत हमारा स्फीयर गर्म हो नहीं, इसलिए कि आप पॉलिटिकली बिल्कुल इरेलेवेंट हो चुके हैं। आपको सिर्फ यही चीज़ एक रेलेवेंट नज़र आती है और आपकी उम्मीद भी इसी से। ना आपके पास परफॉर्मेंस है दिखाने के लिए, ना आपके पास कोई पॉलिटिकल नैरेटिव इस वक्त। अगर आपने उम्मीद बांधी हुई है तो इसीलिए इसी चीज़ से बांधी हुई कि कहीं कोई अल्लाह करे कि कोई क्रैक नज़र आ जाए। एक मिसाक होने जा रहा है और तो मजीद मजबूती की कोशिश की जा रही है। अगर कोई लूप PDM की बात करें, जी बिल्कुल, जिसकी डेट्स भी दी गई। PDM का एक मिसाक तो हो चुका है और वो मिसाक है कि इस हुकूमत को घर भेजना है इंशाल्लाह ताला। अवाम का जिस तरह से इसने इस्तेसाल किया उसको हमने घर भेजना है और हमने हर इदारे को उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रोल तक महदूद करना है। सियासत में मुदाखलत बंद करनी है। इस चीज़ पे फैसला है कि इस मुल्क को इलेक्टेड लोगों ने चलाना है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। उसके बाद मुझे ये तो अभी का हमारा मीसाक है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये PDM का जो मीसाक है वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो जब हुकूमत घर चली जाए वो एक लार्जर, जिसको कहते हैं कि चार्टर में तब्दील होना चाहिए, जिसमें अवाम को एक नया चार्टर दिया जाए कि पाकिस्तान को किस तरह से गवर्न करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अपने लोगों को कहा गया कि भरपूर अंदाज में अपोजिशन को जवाब दिया जाए और आप तो बड़े फ्रंट से लीड कर रहे हैं इस वक्त और बड़े वज़रा बयानात देते हैं कि आप नून लीग की सियासत को बंद गली में लेकर जा रहे हैं और मुल्क दुश्मन ये सब। तो क्या तैयारी है मरियम नवाज़ की, क्योंकि वफाकी वज़रा की फ़ौज तो तैयार खड़ी है कि रोकना है? देखिए, वफाकी वज़रा की जो फ़ौज है या जो इमरान खान साहब की आप बात कर लें, जो उन्होंने ये हुक्म दिया है, तो ये तो वो उनका सियासत ही यही है। और जब आपके पास अपना कुछ बताने के लिए ना हो, जिस इंसान के जब नवाज़ शरीफ साहब हुकूमत चला रहे थे तो अपोजिशन में इमरान खान थे, क्या प्रोपेगेंडा नहीं होता था? प्राइम मिनिस्टर हाउस पे चढ़ाई करने के लिए आ गए थे, लेकिन कभी आपने मियाँ साहब से सुना था कि ये जवाब दो, हुकूमत तर्जुमानों को बुला बुला के उनके इजलास हो रहे हैं? भाई, आपका काम है आवाम की खिदमत करना, आपका काम है महंगाई से पिसे हुए आवाम की को रिलीफ देना, आपका काम है लोगों की खिदमत पे तवज्जो रखना। आपका काम ये नहीं है कि अपोजिशन को ये जवाब दो और वो जवाब दो। आपका 24 घंटे अगर सर्फ होते हैं अपोजिशन को जवाब देने के लिए और उसके लिए स्ट्रैटेजी बनाने के लिए, तो फिर तो आपको शर्म आनी चाहिए, आपको घर जाना चाहिए। आप 22 करोड़ के सर पे मुसल्लत हैं, आपको ज़रा भी एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है। और दूसरी, जहाँ तक आपने गद्दारी की बात की, जहाँ तक आपने मुल्क दुश्मनी की बात की, तो लोगों की नज़र में ये एक ऐसा बयानिया है जो पिट चुका है। जब आपके पास किसी बात की दलील नहीं होगी, आपके पास नवाज़ शरीफ की बात का जवाब नहीं होगा, आपके पास छुपने की जगह नहीं होगी, तो फिर आप गद्दारी और मज़हब कार्ड और ये मुल्क दुश्मनी वाला कार्ड खेलते हैं। तो लोगों के सामने नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के 40 साल हैं। उन्होंने ये चीज़ देख ली है कि ये फ़ातिमा जना, मोहतरमा फ़ातिमा जना से शुरू होकर आज नवाज़ शरीफ तक ये बात आ गई है। लोगों ने ये देखा है
कि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, इलेक्टेड लोगों के साथ, अवामी नुमाइंदों के साथ क्या सलूक होता है। लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। और अगर आप किसी पिछली सदी में रह रहे हैं और आप समझते हैं कि लोग इस बात को बाय करेंगे, लोग इस बात से मरूब होंगे, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मरीम साहब, जितनी शिद्दत और हिद्दत बढ़ रही है सियासत की, अब दो ऑप्शंस हैं जो नज़र आ रहे हैं अभी ज़मीनी हकीकत में। या तो बैठकर कोई गुफ्तगू और बातचीत, जिसकी आपकी जमात के कुछ लोग भी बात करते हैं, रिकन्सिलिएशन के ऊपर चले जाया जाए, या फिर दूसरा कि हुकूमत आगे बढ़ते हुए कुछ कानूनी और अदालती मामलात हैं, आपको फिर जेल की तरफ जाना पड़े। कहीं ना कहीं तो मामलात को सॉर्ट आउट करना है, वो कैसे होंगे? वो आवाम करेगी, इंशाल्लाह हो रहे हैं। आपने देखा है कि जो सॉर्ट आउट शुरू हुआ है मामलात का, ये अवामी दबाव पे शुरू हुआ है। अगर आपको जेल जाना पड़ गया, अब जिस पीडीएम कंक्लूजन की बात कर रही हैं, मुझे जेल जाना पड़ गया तो मैं पहले 2 दफ़ा जेल हो आई हूँ। जेल से कोई और लोग डरते होंगे, ये जाली खान साहब डरते होंगे। और वो रातों को जब लॉयर्स कैंपेन चल रही थी अदलिया की बहाली की, तो ये जिस तरह छुप गए थे जाके, हम उन छुपने वालों में से नहीं हैं। मुझे जेल से नहीं डराएं। और मैं 2 दफ़ा जेल काट आई हूँ और डेथ सेल में रह आई हूँ। जेल से डरने वाले कोई और होंगे। और अगर इसके लिए मुझे जेल जाना भी पड़ता है तो उसमें कोई मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई थोड़ा सा भी इसमें मलाल होगा। आवाम की खातिर और अपने नैरेटिव की खातिर और एक असूल की खातिर ये तो सर का ताज है। आप जिस नैरेटिव और उसूल की बात कर रही हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि मुल्की सियासत में एक नई तर्ज का सियासत का आगाज़ मरीम नवाज़ कर रही हैं? कुछ लोग ये कहते हैं कि आप बंद गली की तरफ बढ़ रही हैं, लेकिन जो अंदाज आप ले रही हैं, जिस बोल्ड स्टाइल में गुफ्तगू, वो गुफ्तगू जो पहले कभी नहीं होती थी, वो खुलकर बाहर हो रही है। ये कोई नई सियासत होगी या फिर बंद होती सियासत होगी? ये नई सियासत है, आप सही कह रही हैं। लेकिन इसमें मेरे कमाल से ज़्यादा मियाँ साहब ने जो नैरेटिव दिया उसको अवाम ने रिस्पॉन्ड किया। और अगर अवाम रिस्पॉन्ड ना करती तो ये नैरेटिव कुछ देर चलता ख़त्म हो जाता। ये नैरेटिव आज इसलिए रेलेवेंट है और पूरे पाकिस्तान के अंदर गूंज रहा है। उसकी वजह यह है कि लोगों ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। लोगों में शऊर आ गया, अवाम में शऊर आ गया। अवाम अब ब्लैक एंड वाइट देखना चाहते हैं, ग्रे एरिया उनके दिमाग में नहीं है। और उसमें मीडिया का भी बहुत हाथ है। लोगों ने देख लिया कि 72 साल में, 73 ईयर्स में जिस तरह पाकिस्तान को चलाया गया, पाकिस्तान नहीं चल रहा। तो अब हमें इसकी तरफ आना पड़ेगा। आइन और कानून ने जो आपके लिए दायरा कार वज़ा कर दी है कि उसमें रह के हुकूमत बनेगी, लोगों के वोट से आएगी, लोगों के वोट से जाएगी। नहीं परफॉर्म कर रही हुकूमत तो लोग उठा के बाहर फेंकें और जिसको चाहते हैं उसको लाएं। और ये हुकूमत को कौन चलाएगा? और 5, 6, 7, 8 लोग मिलकर ये हुकूमत नहीं चलाएंगे। इस हुकूमत को अवामी नुमाइंदे चलाएंगे और वो हुकूमत अवाम को जवाबदेह होगी। ये लोगों का नैरेटिव है, लोगों ने इसको अपना लिया है, इसीलिए सियासत बदल गई। इसीलिए आज लोग नवाज शरीफ की बात भी सुन रहे हैं, मरीम नवाज की बात भी सुन रहे हैं। इसीलिए सेलेक्टर्स और सेलेक्टेड एक पेज पे होने के बावजूद आज कमज़ोर होकर ख़त्म होने जा रहे हैं। जीबी का नतीजा टेस्ट केस कह सकते हैं? जो मूवमेंट आप और बिलावल भुट्टो चला रहे हैं, पीडीएम, यहाँ का नतीजा क्या आप लोगों की वहाँ की सियासत का टेस्ट केस बनेगा? देखें, टेस्ट केस तो कराची का वाक़या था कि कराची में वही अंधी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। ये जाने बगैर कि पाकिस्तान अब बदल चुका है और जितना बड़ा एक्शन होगा उससे बड़ा रिएक्शन आएगा। तो इसी तरह जो उन्होंने अपनी ताकत के नशे में वो कदम उठाया, वो बैकफायर कर गया। अवाम ने रिस्पॉन्ड किया, अवाम ने रिएक्ट किया, अवाम ने उसको तस्लीम नहीं किया। इसलिए अगर आप अपनी ताकत का अंधा इस्तेमाल जीबी के इलेक्शंस में करेंगे, अगर आप वही धांधली चलाने की कोशिश करेंगे, तो लोग उसको नहीं मानेंगे, लोग उसको रिएक्ट करेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तहरीक इंसाफ की कोई प्रेजेंस है ही नहीं जीबी के अंदर। तो अगर आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ मुसल्लत करने की कोशिश करेंगे, वो चलेगी नहीं। जाएगा। आपने लोटाक्रेसी का बहुत जिक्र किया अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान। आपकी जमात से बलोचिस्तान से गैर लोगों को बिलावल भुट्टो की जमात की जानिब से शामिल होने की दावत भी दी गई। COD में भी हम ये देख चुके थे कि तय किया गया था। ये कंटिन्यू कर सकता है पाकिस्तानी सियासत में, आपकी राय में, कि हम लोगों को रोक सकते हैं कि वो इस ट्रेंड को छोड़ें, या पॉलिटिकल जमातों के ऊपर इसका ओनस? अब यही होगा इंशाल्लाह। आपको पता है कि लोटों के ऊपर जितना रिएक्शन अवाम की तरफ से आ रहा है, हमारी तरफ से नहीं आ रहा। लोग उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब पंजाब असेंबली में कुछ लोग जो 5-6 लोग हैं, 4-5 शायद 3-4, जो 2-3 साल से इसी हुकूमत के साथ बार बार मिल रहे हैं और उनको बार बार खड़ा कर दिया जाता है। आप ये जो उनके साथ हुआ है, ये अवामी रिएक्शन पे हुआ है। जो चीज़ अवाम जिसको सपोर्ट नहीं करती वो ज़्यादा देर ठहरती नहीं है। और अवाम में जितनी नापसंदीदगी और नफ़रत इन लोटों के लिए,
मुझे बहुत खुशी है कि पाकिस्तान की सियासत अब उस तरफ जा रही है कि वो बेवफा इंसान को लोटों को पसंद नहीं कर रहे। और मेरी पाकिस्तान के अवाम से और खुसूसन नौजवानों से ये अपील भी है कि इस सियासत को हमेशा के लिए दफन कर दें। जो इंसान अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए अवामी फ़ायदा कुर्बान कर दे, जो इंसान अवाम की खातिर अवाम का नुमाइंदा होने के बावजूद थोड़ा सा प्रेशर भी बर्दाश्त ना कर सके, वो अवामी नुमाइंदा कहलाने के अहल नहीं है, वो आपके वोट का अहल नहीं है। उसकी सियासत को दफन कर दें और अल्लाह करे कि 2020 से पाकिस्तान की सियासत ये हो कि जिसको आपको पार्टी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं है, आप प्रेशर नहीं ले सकते, आप घर बैठे। लेकिन वक्त आने पर जब आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा ज़ाती फ़ायदा वहाँ नज़र आ रहा है, आप अवामी फ़ायदा उस पर कुर्बान करके जाएं, तो फिर आपको अवाम के गैज़ो गज़ब का निशाना बनना पड़ेगा। आपने प्रेशर की बात कर दी है। पीडीएम का पे जो मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ साहब का सामने आया, वो एक नई तरह का प्रेशर था जो खुलकर अवाम के सामने रखा गया। कल की मुलाकात में भी बात हुई कि इस प्रेशर को और ऊपर ले जाया जाएगा, हाई बिल्ड होगा, इससे भी आगे की बात सामने आ सकती है, इससे भी आगे का मौक़िफ़ सामने आ सकता है, या थोड़ा टोन डाउन कुछ अरसे के लिए कम से कम जलसे कर लें? नहीं, देखिए, अगर हम टोन डाउन करें भी तो इनकी अपनी जो कारकर्दगी है, इनके अपने जो ब्लंडर्स हैं, जो घबराहट में ये कर रहे हैं, ये खुद ही उसको हाइप देंगे इंशाल्लाह। और जब वो हाइप होगी तो हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। पीडीएम की जो जमातें, उनको जो एक चीज़ मुत्तहिद रखेगी वो है आवाम का प्रेशर। जलसे हुकूमत भी कर रही बहुत। हुकूमतें कब जलसे करती? अगर हुकूमत को जलसे करने की ज़रूरत पेश आ जाए और ऑपोजिशन के जवाब में जलसे करने की ज़रूरत पेश आ जाए, जिनको सरकारी जलसे कहा जाता है। अभी हाफिज़ाबाद में इमरान खान साहब का जलसा हुआ, इतने सरकारी वसाइल झोंकने के बावजूद अवाम को छुट्टी दे दी। जो हमें कहा करते थे कि हमारे जलसों में पटवारी होते और ये होते हैं, वो तो नहीं होते थे, अवाम होती थी। इनके जलसों में तो वाकई जो लोकल उनके वो जो सरकारी ओहदेदारान हैं, ऑफिसर्स हैं, उस्ताद हैं और जो सरकारी मुलाजिम हैं, वो सब शामिल थे। उसके बावजूद वो नाकाम तरीन जलसा था। तो हुकूमतें कब जलसे करती? हुकूमतें तो काम करती हैं, खिदमत करती हैं अवाम की, वो ऑपोजिशन को रिस्पॉन्ड नहीं करती। उनको अगर जलसे करने की ज़रूरत पेश आ गई है तो इसका मतलब है कि वो समझ रहे हैं कि उनकी हुकूमत हिल चुकी है। मरियम नवाज साहिबा, पीडीएम एक जमहूरी स्पेस हासिल करना चाह रहा है, जमहूरी क़ुव्वतें अपना हक चाह रही हैं। हालात और मामला जहाँ खड़े हैं इस वक्त, जब आप खुद कह रही हैं कि हुकूमत भी जलसे करे, अपोजिशन भी जलसे करे, क्या पीडीएम स्पेस ले लेगा या पीडीएम के पास वो स्पेस कम भी पड़ सकती है अगर हालात पीडीएम के हक में नहीं रहते? पीडीएम स्पेस ले चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पीडीएम को स्पेस दी है पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम ने। स्पेस लेने की पूरी कोशिश अब ये सिलेक्टेड हुकूमत कर रही है। अवाम इनको स्पेस देने को तैयार नहीं है। पीडीएम ने अवाम, मैंने आपको पहले बताया कि पीडीएम अवाम के प्रेशर पे बनी है और अवाम के प्रेशर पे ये सब इकट्ठे रहेंगे, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी है, मैं जनरल पाशा की पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रही, मैं अब जेन्युइन अवामी पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर रही हूँ जो कि पीडीएम के अंदर शामिल है। कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती कि अवाम की जो पल्स है, अवाम का जो सेंटिमेंट है, उसके अगेंस्ट जाए। एक आखिरी सवाल, सेनेट के इंतखाब से मुस्लिम लीग नून का तवक्को क्या है? इसको लेकर कुछ हासिल कर पाएंगे या उससे पहले कुछ और देख रहे हैं? उससे पहले बहुत कुछ और देख रहे हैं। वो क्या हो सकता है? उससे पहले इंशाल्लाह मुझे सेनेट के इलेक्शंस तक बात जाती नजर नहीं है। बिलावल भुट्टो जनवरी की तारीखें दे, ये बात अगर जाएगी तो फ्री एंड फेयर फ्रेश इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस की तरफ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मरियम नवाज साहिबा आपके। गिलगित बल्तिस्तान में इतवार के रोज़ इंतखाबात होने जा रहे हैं। ज़ोरों शोर से ग्राउंड पर सियासी जमातें इस वक्त अपनी इंतखाबी रैलियां, जलसे करने में मसरूफ़ हैं। सीनियर क़यादत यहाँ पर मौजूद है बड़ी जमातों की और एक दूसरे को भरपूर मुकाबला दिया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान जस्टिस रिटायर्ड राजा शहबाज साहब के साथ। उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या एफर्ट्स उनकी जानिब से की गई हैं कि आज़ाद और शफाफ इंतखाबात हो पाएँ और जो एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं वो इन इंतखाबात के बाद ना हो। राजा शहबाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। आगाज इससे कर लेते हैं कि इंतखाब इस बार फौज के बगैर होने जा रहा है, ना पोलिंग बूथ के अंदर ना बाहर। कितना बड़ा चैलेंज रहेगा गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन कमीशन के लिए? ये अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, हमने जो कानून के तहत इलेक्शन एक्ट के जो प्रोविज़न उसके मुताबिक हमने पूरी तैयारी हमने कर दी है कानून के अंदर रहते हुए। तो जहाँ तक फौज का ताल्लुक़ है, उस दफ़ा हमने उसको बिल्कुल कहीं भी नहीं रखा है। सिर्फ यानी पोलिंग
स्टेशनों के अंदर बाहर वो हमारे पुलिस है और जी बी स्कॉट हमारे, फिर रेंजर है और दूसरे FC को जवान होंगे। थर्ड टायर के तौर पर हमने उनको रखा है, जो सेंसिटिव वेरी वेरी सेंसिटिव जहाँ इलाके पुलिस स्टेशन है उनके लिए कहीं खुदा ना खास्ता कुछ लाइन आर्डर हो उसके लिए, क्योंकि इंसान की जान भी ज़रूरी है, जहाँ वोट ज़रूरी है उधर जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ भी ज़रूरी है। तो ये हमने किया, तो ये इंशाअल्लाह ताला हमने चूँकि मुसम्मम एक हमारी नीयत साफ़ है, हमने नेक नीयति से हम काम कर रहे हैं। तो मैंने इस दौरान कोई पूरे जब मैंने शेड्यूल दिया उससे पहले लेकर यहाँ तक कोई 4 दफ़ा हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बोला, उनसे हमने तजावीज़ लिया, उनसे पूरी उनके मशावरत भी उनसे लिया, तो हमने वो सब मुतमईन है। आखिरी आज से कोई 3-4 दिन पहले मैंने ऑल पार्टीज़ बुलाया था, उसमें भी उन्होंने कहा कि अब तक की कार्रवाई से हम 100% मुतमईन हैं। तो ये साफ़ और शफाफ और आज़ादाना एक इलेक्शन है, तो इसमें सबको हमने अपॉर्चुनिटी दिया है जमहूरियत के आगे परवान चढ़ाने के लिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान ये कहते हैं कि तमाम जमातें जो इंतजामात किए गए हैं उससे मुतमईन हैं। इक़दामात क्या हैं जो आपने किए हैं ताकि जब नतीजा आए तो तहफ़्फ़ुज़ात ना हो? इक़दामात ये किए अभी जो यहाँ तक जो इलेक्शन उस तक था वो इक़दाम तो हमने किया। लास्ट जो इसमें था बैलेट पेपर की छपाई, वो भी हमने वो करा कर कल वहाँ से बाकायदा सिक्योरिटी में आए, लाक लगे थे, सील हमारे डिप्टी कमिश्नर एसी सब वहाँ सिक्योरिटी के हर 10 जिलों के मैंने ROs DROs के नुमाइंदे आए थे, स्टेट्स आए थे। तो कल मैंने बैलेट पेपर्स उनको मैंने हैंड ओवर किया, क्योंकि इस्लामाबाद से आते ही यहाँ कल पहुँचे थे, कल ही हमने इलेक्शन ऑफिस से उनको हवाला किया। अब फर्दर वो ROs अपने वहाँ पर रखे, वहाँ से वो आगे प्रिजाइडिंग अफसरों को दे देंगे। और इनके ट्रेडिंग के लिए मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक्सपर्ट डायरेक्टर को हमने रिक्वेस्ट किया था। तो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने हर उस कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की, रहबरी की और एक्सपर्ट हमें बेहतर अभी भी इस वक्त 4 डायरेक्टर उन्होंने भेजा जो पाकिस्तान में एक्सपर्ट इलेक्शन कराए, जो ROs उनको ट्रेनिंग दिया था। 2 इस वक्त बल्तिस्तान पहुँचे, कल 2 गिलगित, जो गिलगित इधर मेरे दफ्तर में आज सुबह ओपनिंग स्पीच जो उनको मैंने वो किया करके यहाँ अभी ट्रेनिंग हो रहा है। तमाम 10 जिलों के DROs है, तो आज शाम तक उनका यहाँ ट्रेनिंग है। तो कल से उनके प्रेजाइडिंग अफसर और उनका वो ट्रेनिंग लग रहा है राजा साहब तैयारी भरपूर है, भरपूर तैयारी, भरपूर ट्रेंड ROs तो हैं। ये कह दीजिए कोई RTS सिस्टम तो नहीं है कि जिसका फेलियर कोई बड़ा मसला बन जाए? नहीं, कोई बड़ा मसला हमने बेगा, क्योंकि हमारे नियतें साफ है। मेरे ROs भी DROs भी बड़े काबिल दयानतदार जजेस है और सब मैं मुतमिन हूँ। RTS नहीं है कोई यहाँ? नहीं, वो क्योंकि वो सिस्टम हमारे पास, आपको पता है ऐसे सिस्टम मसला भी कर देता है। बिल्कुल, इसलिए हमने साफ सुथरा वो रखा है। सही। सियासतदान यहाँ पर मौजूद हैं, पार्टीज के सीनियर सरबराह यहाँ पर मौजूद हैं। बिलावल भुट्टो यहाँ पर कैंपेन कर रहे हैं, मरियम नवाज है, विफाकी वज़रा थे। बारी बारी इन पर बात करते हैं। बिलावल भुट्टो की मौजूदगी को लेकर एतराज़ात भी और वो कोर्ट तक भी है। सभी मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन रोक नहीं सका इन्हें। बिल्कुल, हमने देखे ये कहना बात अलग है, इल्ज़ाम लगाना अलग होता है। प्रैक्टिकल आप देखें, इस वक्त यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन एक 2017 हुई है, नाफिज है। जिस तरह पाकिस्तान में जो कानून है वो, तो वहाँ जो कोड ऑफ कंडक्ट बना था वही कोड ऑफ कंडक्ट उसके तहत मैंने 233 सेक्शन के तहत यहाँ हमने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाकर उनके मशवरत से हमने वो कोड ऑफ कंडक्ट को 6 अक्टूबर को पूरे GB में हमने उसको बज़ेर नोटिफिकेशन हावी किया है। उसके साथ हमने 6 को किया और 8 को मैंने मिनटिंग ट्रेन में तश्कील दिया उसको वॉच करने के लिए, उसकी मिनटिंग करने के लिए कौन वायलेट करता है। तो अभी तक वो 330 नोटिस इनको सर्व हो गए हैं और 6,50,000 रुपये जुर्माने अभी तक हो गए। मतलब राजा साहब ये तो नोटिस भी हो गए, जुर्माने भी हो गए, मगर जमीनी हकीकत ये है कि मना करने के बावजूद विफाकी वज़रा तक अगर जलसे कर रहे हो तो चैलेंज नहीं कर रहे? नहीं, चैलेंज नहीं कर रहे, कोई चैलेंज लॉ के अंदर है। अभी आपके इलेक्शन एक्ट के 2 मैं लॉ से हट कर कुछ कर सकता हूँ मैं अगर लेकिन लॉ के अंदर ये है, उनको 234 के तहत मिनटिंग ने नोटिस देना है, उनका हियरिंग करना है, उनको 50,000 रुपये जुर्माना है वो करना है। अगर वो रिपीट करेंगे तो सब सेक्शन 4 के तहत इलेक्शन को कमीशन को रेफर करेंगे, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। अब लॉ से हटकर
उसके अंदर कहीं क्या विफाकी वज़रा को आकर ग्राउंड पे कैंपेन करनी और दूसरी बात गुजारिश मेरी ये है कि उसमें कहीं ज़िला बदर करने का, उनको सुबह बदर करने का, एक्सपेल का कहीं प्रोविज़न वहाँ नहीं है। अगर होता तो हम वो भी करते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरे मुयस्सर और मुनज़्ज़म मैनेजिंग टीमें हैं वो अपने रात दिन एक करके काम कर रहे हैं। तो अभी तक कोई 6,50,000 आज के डेट तक जुर्माने हो गए, मज़ीद हो रहे हैं काम। आज फिर मैंने उनको प्रोग्रेस के लिए मैंने नोटिफिकेशन भी मैंने इशू किया कि इसको एक्सपेडाइट करने के लिए। तो ये बहुत अच्छी एक बात है, यहाँ पर अवेयरनेस आ गया। GB में राजा साहब, आपने इस्लामाबाद जाकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आपने उसमें जो गुफ्तगू की उससे ये तासुर भी गया कि कुछ बिलावल भुट्टो का कोई मामला है, कोई मसला है, कोई ज़रूरत क्यों पड़ी आपको वहाँ जाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? मैं वहाँ जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ से मैं 2 नवंबर को प्रिंटिंग प्रेस कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान में बैलेट पेपर की वो अप्रूवल के लिए गया। वहाँ मैंने 24 हल्कों के हर एक हल्के का मैंने फाइल पर अप्रूवल दिया, वो प्रेस बैलेट पेपर छपाने का। उसके बाद मैंने प्रिंटिंग प्रेस का विज़िट किया, फिर वहाँ मैंने सिक्योरिटी रखा। 15 यहाँ से जवान मैंने मंगवाया था, उसको सिक्योर करना था और रखा। और दूसरे दिन 3 तारीख को मेरे और चीफ सेक्रेटरी का सेनेट में स्टैंडिंग कमेटी में हमारी ब्रीफिंग थी, वो ऑन रिकॉर्ड है। तो मैंने वो ज़रूरत इसलिए पेश आई, यहाँ हफीज़ हफीज़ुर रहमान ने मेरे इधर इलेक्शन कमीशन का घेराव उसने करके ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भाग गया है। और फिर दूसरे जो पार्टी का लीडर साहब था उसने ये कहा कि वो बताए कि इस्लामाबाद से किसने मिलना है। तो ये 2 बातों के जवाब के लिए मैंने कहा मैं तो प्रिंटिंग प्रेस उनके उसके लिए आया था, और दूसरा ये इलेक्शन वरना सेनेट में मैंने ब्रीफिंग देने के लिए आया था कमेटी में। दोनों ऑन रिकॉर्ड थे। बस इस बात की वजाहत के लिए मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। आप नहीं समझते वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का वहाँ होना, यहाँ पर भी कुछ सियासी जमातें हैं जो इतराज़ात या मामलात उठा रही हैं। विफाकी वज़रा अगर आएंगे यहाँ कैंपेन करेंगे तो बाकी लोगों को तो मौका मिलेगा। अगर विफाकी वज़रा अखलाकी तौर पर मौजूद ना हो या चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहें कि वो ना आए तो शायद दीगर को ना मौका मिले। मैंने गुजारिश किया, मैं सबसे पहले ये इलेक्शन शेड्यूल देने के बाद APC बुलाया, APC के बाद APC में भी और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, या सबको मैंने अपील किया पूरे पाकिस्तान के लिए। मैंने कहा बाहर के जितने कायदीन हैं, बड़े पार्टी के लीडर साहिबान हैं, मैंने कहा इस दफ़ा वो तशरीफ़ नहीं लाए और मैं एक घरेलू माहौल में एक घरेलू इलेक्शन कराऊँगा। मैंने अपील किया, मैंने कहा वो ना आ जाए तो ताकि मैं एक पुरअमन और एक अच्छा ये कराऊँगा। तो बाद में बड़ी पार्टी के उन्होंने ख़ुद तशरीफ़ लाए तो एक का देखा देखी सब आ गए। तो उसको फिर भी मैंने, चूँकि मेरा मैनेजिंग का एक मुयस्सर निज़ाम है, तो उस पर इन्होंने जो मैंने अभी आपको बताया जुर्माने का मैंने बताया, अभी तक 330 नोटिस उनको सर्व हो गए हैं। बट सब इसका मतलब ये होगा ना कि 330 नोटिस ने नतीजा नहीं दिया। बिल्कुल नहीं। 6,50,000 रुपये ख़जाने में पैसे जमा हो गए, 6,50,000 जमा भी हो गए, नोटिस भी दिया गया। और अभी दूसरे कार्रवाई होगी कि अगर वो इस तरह रिपीट करेंगे तो डिस्क्वालिफिकेशन भी हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है अभी भी? अगर बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता, अगर वो केस ये मैनेजिंग वाले अगर वो रिपीट करे भेजे तो इनको मैंने एक अखलाकी तौर पर मैंने एक अपील किया था। तो ये नहीं आया तो बेहतर था। चलो इसके देखना जहाँ तस्वीर के दौर, अभी मैं वो बात बताऊंगा तो मुनासिब भी नहीं है। अच्छा चले मैं आप तस्वीर वो नहीं, फिर इलेक्शन कमीशन पे तो सवाल आएगा ना सर। देखिए 18 का इंतखाब अभी मैंने इसको फिर आप एक और भी बात, ये जमहूरियत में आज़ादी है, कदगन नहीं लगाना होता ना, स्पीच की आज़ादी है। ये तो कहीं ज़िमनी इंतखाब भी होता हो तो कहा जाता है वहाँ पर विफाकी या सूबाई वज़रा मौजूद ना हो ताकि सरकारी जो खजाना है या सरकारी जो वसाइल है वो इस्तेमाल ना हो। बट अगर विफाकी वज़रा सरकारी कोई वसाइल मैं तो अखलाकी तौर पर बात कर रही हूँ कि कहा जाता है कहीं भी इंतखाब हो वरना इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठता है। मैंने अपना तौर पर पूरे मैंने मैनेजिंग टीमें उनको नोटिस दे रहे हैं, कार्रवाई भरपूर हमने किया है और कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं दिया, सरकारी कुछ भी नहीं दिया है। और आज मैंने बल्कि तमाम अपने जो मैनेजिंग टीम है उनके लिए मैंने 24 घंटे का वो दिया है, विदिन 24 आवर्स ये जितने नोटिस दिए उन पर कार्रवाई करके कंप्लीट करो। मेरी भी एक जमात के एक रहनुमा से बात हुई, कुछ रहनुमा या कुछ जमातें तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही, इसके बावजूद कि आप ये कह रहे हैं आपने APCs भी बुलाई, वहाँ पर एतमाद का इजहार भी किया गया। अगर ये नतीजे के दिन या बाद में मामला यहाँ आ जाए कि इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी के ऊपर या इलेक्शन के ऊपर सवाल उठ जाए तो फिर देखिए मैंने हत्तुल इम्कान कोशिश करके आज भी देखा, आप मुलाहिज़ा फरमाज़े मेरे दफ्तर में है, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मैंने दरख्वास्त किया, वहाँ से एक्सपर्ट 4 डायरेक्टर आए
मेरे DRO को ट्रेनिंग देने के लिए, 2 बल्तिस्तान 2 गिलगित, इनका 2 अभी मेरे हाल उसमें वो ट्रेनिंग आप देखो तो अभी देखे। सर ये वक्त कब तक का होगा कि कैंपेन्स जारी रह सकते हैं? ये किस वक्त मुकर्रर है? 13 नवंबर रात 12 बजे को मैंने उसके लिए नोटिफिकेशन किया। 13 नवंबर के रात 12 बजे से, जुमे की रात 12 बजे के बाद कोई सियासी एक्टिविटी इंतखाब को लेकर नहीं, क्योंकि 48 घंटे उसके अंदर लिखा हुआ है सेक्शन में। ठीक है। अब ये आपका इतवार को इंतखाब होने जा रहा है, नतीजे का ऐलान इलेक्शन कमीशन से होगा और क्या प्रोसीजर रहेगा इसका? जो प्रोसीजर लॉ के अंदर है हम उसको अडॉप्ट करेंगे, हम अपने तौर पर कुछ भी नहीं करना है। जो लॉ के अंदर इलेक्शन एक्ट के अंदर है कि वो तरीक़ाकार इलेक्शन पोलिंग ख़त्म होकर क्या क्या एक एक चीज़ उसके अंदर डिफाइन है। पोलिंग अफसर क्या करेगा, फिर उसके रिजल्ट कैसे तैयार होगा, वो कहाँ आएगा, कि वो हर चीज़ उसके अंदर डिफाइन है, हमने उसको फॉलो करना है और अभी तक हमने उसको फॉलो किया है। कौन से ऐसे हलके हैं, क्योंकि कुछ सिक्योरिटी के मामला कुछ हलकों के हैं भी, कौन से ऐसे हलके हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र रखना पड़ेगी और जहाँ के लिए आप अलर्ट हैं कि यहाँ पर खुदा ना खास्ता मामलात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत रहेगी या सिक्योरिटी को अलर्ट रखना पड़ेगा? सिक्योरिटी जहाँ हमने वो 1260 हमारे पोलिंग स्टेशन बने हैं, उनमें से कुछ सेंसिटिव स्टेशन है, वेरी सेंसिटिव, उनके लिए हमने ज़्यादा सिक्योरिटी का इंतज़ाम कराया है और कुछ नॉर्मल है तो उनके हिसाब से मतलब जो हमने बनाया है उनके लिए फुल सिक्योरिटी दिया, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है, मुकम्मल तौर पर इंतजाम मुकम्मल है, मुकम्मल। मतलब आप बहुत पूरे एतमाद हैं। बिल्कुल शुक्र। अभी देखे ना, वैसा इल्ज़ाम तो अभी सदर ट्रम्प भी देता है ना कि भाई इलेक्शन धांधली हुई है, तो उसका तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। बाकी मैंने अपने मगर आपने कहा यहाँ सदर ट्रम्प की तरह का इल्ज़ाम नहीं देगा। नहीं, बात ये है कि मैंने देखे अभी मैंने पूरा मुयस्सर और मुनज़्ज़म एक यहाँ पर उस लॉ के तहत इलेक्शन के तहत मैंने अभी तक पूरे करवाए, लॉ के अंदर में रह कर रहा हूँ। ठीक, लॉ से हट, हाँ मैं लॉ से हट कर कोई कहे, कोई आकर चैलेंज करे मुझे कि भाई आपने ये काम कानून से हट कर किया है, वैसे इल्ज़ाम लगाना अलग बात है। मैंने कौन सा इल्लीगल किया, वो इल्लीगल मुझे बताए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड राजा शहबाज साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB हमारे साथ मौजूद थे। कह रहे हैं मुयस्सर और मुनज़्ज़म तौर पर जितने वसाइल थे उसके नीचे तमाम इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ 300 से ज़ायद वो कह रहे हैं कि कंप्लेंट्स आई थी जिस पर 6.5 लाख के करीब जुर्माना भी किया गया है। बहुत पूरे एतमाद है कि नताइज जो आएंगे वो आज़ाद और शफाफ इंतखाबात का ही इशारा देंगे। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि जुमे की रात 12 बजे के बाद किसी तरह की कोई सियासी एक्टिविटी इंतखाब को लेकर नहीं हो सकेगी।